अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो 3.6 किया था और 7 और 8 जो वो होमवर्क दिया था। ठीक है, आई होप सो कि 7 और 8 जो आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला वो कौन सा 3.9 है। ठीक है, डायग्राम बनी हुई है बोर्ड पर, साफ साफ समझ में भी आ रहा होगा कि केस 1 पुली का सवाल है। सवाल ही पढ़ देता हूँ कि क्या कह रहे हैं। 2 बॉडीज़ ए एंड बी आर अटैच टू द मास आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। 2 बॉडीज़ हैं एंड ऑफ स्ट्रिंग से अटैच हुई हुई हैं, पासेज ओवर अ पुली से जो है पास हुई हुई हैं, सो दैट 2 बॉडीज़ हैंग वर्टिकली, और हैंग जो है वो वर्टिकली हैंग हुई हुई हैं। कह रहे हैं द मास ऑफ बॉडी ए इज़ 4.8 किलोग्राम। बॉडी ए का मास कितना है 4.8 किलोग्राम। फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी का मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, मूव्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन। बॉडी बी आ रही है नीचे, जाहिर है जिस एक्सेलरेशन से बॉडी बी नीचे आ रही होगी उसी एक्सेलरेशन से बॉडी ए जो है वो ऊपर जा रही होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल आपसे कहा सबसे पहले क्या कि m1 जो है वो कितना है बेटा 4.8 किलोग्राम्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m2 आपने फाइंड करनी है। जी की वैल्यू क्या है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन बॉडी की 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके पास डाटा बन गया। आपसे चाहत क्या रखते हैं बेटा, चाहते हैं कि मास ऑफ बॉडी बी यानी कि m2 फाइंड आउट कर दो इनको। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, समझ में भी आ जाएगा। देख लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है आपने, m2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप केस नंबर 1 पुली का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़कर आए थे वो क्या था आपके पास। क्यों लगा रहा हूँ ए का फॉर्मूला, क्योंकि ए की वैल्यू दी हुई है इस वजह से। ठीक है, तो जो ए का फॉर्मूला पढ़कर आए थे, आपकी अगर सोच अच्छी है और याद हो आप लोगों को, तो क्या फॉर्मूला था, a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फॉर्मूला था किसका, a का आपके पास। ठीक है, लेकिन वहाँ सिनेरियो क्या था कि बॉडी a इज मूविंग डाउनवर्ड एंड बॉडी b इज मूविंग अपवर्ड। दैट्स वाई क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पर रिवर्स हो गया मामला। क्या रिवर्स हो गया कि a ऊपर जा रहा है, b नीचे आ रहा है। तो m2 इज ग्रेटर देन, जाहिर है कि m2 क्या होगा, बड़ा होगा, m1 छोटा होगा। जब ऐसा सिलसिला होता है कि जब आपके पास m2 जो है वो ग्रेटर देन हो m1 से, तो आप फॉर्मूले को इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि क्या बन जाएगा फॉर्मूला, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। एक काम तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान है। लेकिन मुश्किल काम क्या है कि आप बॉडी बी के मास को m1 सपोज कर लें और बॉडी ए के मास को m2 सपोज कर लें। ठीक है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जो भारी वाला मास होगा वो हमेशा m1 होगा और जो हल्का वाला मास होगा हमेशा m2 होगा। तो फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही फॉर्मूला यूज़ करके आप m1 बॉडी बी के मास को सपोज कर लेते, m2 जो है वो बॉडी ए के मास को सपोज कर लेते, वो भी कर सकते थे आप, वो तरीका भी सही होगा। ठीक है, तो बेटा द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन is 0.2 एंड m2 आपने फाइंड आउट करना है। m1 आपके पास 4.8 है, m1 की जगह आप क्या लिखेंगे 4.8, m2 आपने फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू क्या है 9.8। ठीक है, 9.8 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, क्या बचा यहाँ पर m2 माइनस 4.8 ओवर 4.8 प्लस m2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे बेटा तो आंसर क्या बन जाएगा 0.2 4.8 प्लस, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 4.8 प्लस m2। क्या आ गया बेटा 4.8 प्लस m2। फिर क्या होगा 9.8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 9.8 इंटू m2 माइनस 4.8। क्या बन जाएगा बेटा m2 माइनस 4.8। आ गई बात समझ में ये वाली। अच्छा, उसके बाद जो है जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, किसको किससे करवाएंगे दिखा भी देता हूँ। देखें, इसको इससे करवाओगे, इसको इससे करवाओगे, ये इससे होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4.8 जब मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 0.96। ये आंसर आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 0.2 m2 9.8 m2। ठीक है, जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे 9.8 को 4.8 से,
तो आई थिंक सो जो आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए वो अराउंड 40 आना चाहिए। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करवा के कि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 दैट इज़ 47.04। क्या आंसर आया बेटा? 47.04 आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस है, इधर ले आओ, प्लस कर लो। क्या बन गया? 0.96 प्लस 47.04, ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस, यानी कि 9.8 m2 माइनस 0.2 m2। ठीक है बेटा, तो जनाब ये हो गया 48, जब प्लस करवाओ तो क्या बन गया? 48 बन गया। क्या बन गया बेटा? 48 बन गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9.6 m2। अच्छा जी, 9.6 क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 48 अपॉन 9.6 जी। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई? आई होप सो के 5 किलोग्राम आएगी। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाएंगे इसको तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आंसर आ गया? 5 किलोग्राम आंसर आ गया। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया न्यूमेरिकल के थ्रू कि भाई जो m2 की वैल्यू है वो क्या है? 5 किलोग्राम है। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात और वो ये कि आपके पास बुक की एग्जाम्पल है, देख लेते हैं कि कौन से पेज पर है जल्दी से। तो वो लाजमी कीजिएगा, पेज नंबर 76 पे 3.6 एग्जाम्पल है। कॉपी मत करना, सिर्फ सवाल देखना और यहाँ पर बात अपनी शुरू कर देना। जी की वैल्यू इन्होंने मिस प्रिंट किया हुआ है 9.8, दिखा भी देता हूँ मैं। ये सवाल है कौन सा? एग्जाम्पल 3.6 पेज नंबर 76। यहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है इन्होंने, वो गलत लिखा हुआ है। तो आप जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा लाजमी तौर पर एग्जाम्पल 3.6। और एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कोई नहीं समझ में आई बात तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। जज़ाकल्लाह खैर बेटा। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वो 3.9 न्यूमेरिकल किया था और उससे रिलेटेड बुक की एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दी थी। आई होप सो कि वो आप लोगों ने कर लिया होगा। और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे बुक के, चाहे वो बुक की एग्जाम्पल्स हों या मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस हों, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करता जाता हूँ, आप लोगों को पता ही है बात। ठीक है, तो आई होप सो कि 3.9 से रिलेटेड जो बुक की एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को होमवर्क दी थी वो हो गई होगी। और एक दो क्वेश्चन मेरे पास और है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा साथ साथ। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है आज हम जो करने लगे हैं वो क्या है? 3.10 है। ये जो 3.9 था वो केस 1 पुलिस से रिलेटेड था, और जो 3.10 है वो केस 2 पुलिस से रिलेटेड है। आइए बुक में देखते हैं बेटा कि हमारे पास जो 3.10 न्यूमेरिकल है वो हमसे क्या कह रहे हैं। साथ साथ पढ़ता भी जाता हूँ और बताता भी जाता हूँ। कह रहे हैं 2 बॉडीज ऑफ मासेस 10.2 किलोग्राम एंड 4.5 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द ends of a string which passes over a pulley in such a way that the body of mass 10.2 kilogram lies on a smooth horizontal surface। देखें, दो मासेस हैं, दो बॉडीज़ हैं, एक का मास क्या है? 10.2 किलोग्राम और एक का मास क्या है? 4.5 किलोग्राम। अच्छा, बच्चा क्या समझता है कि सर 10.2 किलोग्राम पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि m1 जो होगा वो क्या होगा? 10.2 किलोग्राम होगा, और m2 क्या होगा? 4.5 किलोग्राम होगा। जबकि यहाँ अगर बच्चा ये समझ लेगा सवाल पूरा पढ़े बगैर तो ये बच्चे की अपनी गलती है और सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए आगे लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि इन सच अ वे दैट बॉडी ऑफ मास 10.2 किलोग्राम लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप ये बात जानते हैं कि केस 2 में जो बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई होती है वो बेसिकली मास 2 यानी कि m2 यानी कि बॉडी b होती है। ठीक है, अच्छा and the other body hangs vertically, it means the body of mass 4.5 kilogram here hangs vertically, right? Now you are supposed to find the acceleration of these bodies, the tension of the string and also the force which the surface exerts on the body of mass 10.2 किलोग्राम। क्या मकसद हुआ कि आप ये बात जानते हैं कि जब भी फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, मेरा मार्कर इस पे प्लेस है, तो जितना इस मार्कर का वेट सरफेस बर्दाश्त कर रही होगी, सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रही होगी। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है जो बॉडी बी पे लग रहा है, और टेंशन निकालनी है, और इसके अलावा दोनों बॉडीज़ की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ गई कि मैंने मास 2 जो है 10.2 किलोग्राम को क्यों लिया? क्योंकि 10.2 किलोग्राम जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, मैं बाय डायग्राम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ बनाकर कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं बेसिकली। देखें, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर
इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बेटा रखी हुई एक बॉडी जिसका मास कितना है 10.2 किलोग्राम है। देखें ये आ गई आपके पास एक बॉडी जिसका मास है जो है m2 बेसिकली, और m2 की वैल्यू आपके पास क्या है 10.2 किलोग्राम्स, राइट। अब ये बॉडी जो है इस सरफेस पर लगा रही होगी अपना वेट, इसका वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा जनाब, तो सरफेस नहीं शरीफ तो है नहीं किसको छोड़ दे। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसके अगेंस्ट में सरफेस लगाएगी इस पे नॉर्मल रिएक्शन, आर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको ये बात पता है बेटा कि यहाँ एक लगी हुई है पुली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या लगी हुई है बेटा, एक पुली लगी हुई है। ये आपके पास पुली आ गई, ये पुली लगी हुई है। अच्छा जी, जब ये पुली लगी हुई है तो इससे अटैच है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग अटैच हो गई। जब ये स्प्रिंग अटैच हो गई तो ये स्प्रिंग जो है नीचे भी जा रहा है, और इससे दूसरी बॉडी अटैच हुई हुई है जिसका मास है आपके पास m1। ये आपके पास बॉडी m1 आ गई, ठीक है। इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। अच्छा जनाब, W से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेट को, इसके अगेंस्ट में स्प्रिंग के अंदर टेंशन होगी, जो टेंशन यहाँ पर होगी वही टेंशन आपके पास यहाँ पर भी होगी, बस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द पुली होगी। तो आपने टेंशन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दूसरा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ये बॉडी जा रही है नीचे, ये आ रही होगी टूवर्ड्स द पुली, ठीक है। तो इसके अलावा जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडीज़ मूव कर रही होंगी आपने क्या करना है, इसके अलावा वो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है। m1 की वैल्यू क्या है 4.8 किलोग्राम है, ठीक है बेटा। तो आइए डाटा बना लेते हैं। वैसे डाटा बनाने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायग्राम बन चुकी है सामने, लेकिन चूंकि अगर डाटा नहीं बनाएंगे सवाल के अंदर तो एग्जामिनर आपके नंबर डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आइए डाटा बनाते हैं। देखें बेटा, सबसे पहली बात कि m1 क्या दिया हुआ है आपको 4.8 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद m2 की वैल्यू क्या है 10.2 किलोग्राम। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड 3 थिंग्स हियर। दीज आर, नंबर 1 इज एक्सेलरेशन which is represented by a small a. Number 2 is tension which is represented by capital T, and the last one is normal reaction which exists on body B and which is represented by capital R. So now case number 2, solution will be, as you know that the formula of acceleration which we use here is A is equals to m1g over m1 plus m2 is the formula to find out acceleration in case number 2 of pulley. Here m1 is 4.8 kilogram, gravity is 9.8. तो अब क्या करो, m1 की वैल्यू आपके पास क्या है 4.8 है, then the value of m2 is 10.2. I think so when you multiply 4.8 by 9.8, hopefully the answer will be, I think so, कैलकुलेटर से एक बार चेक भी कर लेते हैं हम आंसर बेटा अपना। I think this is 444.1. Let me check. 4.8 multiplied by 9.8. No, this one is 47.04. The answer is 47.04. अच्छा, एक चीज़ मैं चेक करूँ जो मुझे डाउट हो रहा है वो ये कि जो यहाँ पर बॉडी बी का मास है एक सही है 4. सही है, मैं सही कह रहा था कि एक चीज़ डाउट हो रही है वो क्या है, यहाँ पर जो मास है वो 4.5 किलोग्राम है। ये सही कर लीजिएगा बेटा, मास कितना है यहाँ पे 4.5 किलोग्राम है। बाय मिस्टेक 4.8 लिख दिया था, आप लोग इसको 4.5 कर लीजिएगा लाजमी तौर पर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ भी सही कर लेते हैं इसको हम, क्या है 4.5 किलोग्राम। अच्छा जी, अब क्या हुआ, जब तुम 4.5 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका मतलब कि मैं सही था कि जब 4.5 को तुम लोग मल्टीप्लाई करवाओगे किससे 9.8 से, तो आंसर मिली 44.1। तो हम लोग को आंसर तो बेटा
प्रॉपर जो है वो सॉल्व कर करके याद हो जाते हैं, इसलिए आंसर याद रहता है, बेशक क्वांटिटी जो है वो क्वेश्चन की याद ना हो। खैर इसको जब प्लस करवाओगे तो क्या बन जाएगा 14.7। अच्छा जी, जब तुम 44.1 को डिवाइड करवाओगे 14.7 से तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई कि ये दोनों बॉडीज़ जो हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रही होंगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या निकालना है? टेंशन फाइंड आउट करनी है। टेंशन का फॉर्मूला भी तुम लोग जानते हो क्या होता है केस नंबर 2 में। अब याद कर लो फॉर्मूले, और फॉर्मूले की मैंने एक अलग से भी वीडियो जो है आप लोगों को बना के भेजी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद टेंशन का फॉर्मूला होता है m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। हियर द वैल्यू ऑफ m1 इज 4.5 and the value of m2 is 10.2 and the value of gravity is 9.8. Again the value of m1 is 4.5, the value of m2 is 10.2. when you multiply all these quantities the answer will be 4.5 को जब मल्टीप्लाई करवाया हमने 10.2 से और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया 9.8 से, तो आंसर आपके पास आ गया 449.8। क्या आंसर आ गया बेटा? 449.8। नीचे क्या है? 14.7। तो टेंशन देख लेते हैं कितनी आई। जब 449.8 को तुम डिवाइड करवाओगे किससे? 14.7 से, तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा 449.8 डिवाइडेड बाय 14.7, आंसर विल बी 30.6 न्यूटन। क्या आपके पास आंसर आ गया टेंशन का? 30.6 न्यूटन इज द आंसर ऑफ टेंशन। तो ये एक और आपके पास आंसर आ गया, दूसरा जो रिक्वायरमेंट थी टेंशन का आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो है अब क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ये आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जाहिर है ये आर जो सरफेस लगा रही है इस बॉडी के ऊपर, वो इस बॉडी के अगेंस्ट लगा रही है। ठीक है ना, इस बॉडी के वेट के अगेंस्ट की वजह से लगा रही है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू mg होता है, बट फॉर बॉडी बी द फॉर्मूला ऑफ वेट विल बी m2g, राइट। तो आप ये बात जानते हैं कि जो वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है वो बराबर होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ना कि R का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? m2g हो जाएगा। फिर बच्चे पूछेंगे सर आप माइनस क्यों नहीं लगा रहे जब आप कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखें मैं इसी वजह से वर्ड यूज़ किया अपोजिट डायरेक्शन का। तो जो माइनस लगता है ना, बेसिकली माइनस क्यों लगता है? माइनस लगता है इसलिए कभी भी कोई क्वांटिटीज़ जो है इस टाइप की क्वांटिटीज़ वेट हो गया या स्पीड वगैरह हो गई माइनस में नहीं होती। सिर्फ माइनस ये बताने के लगाया जाता है कि जो आपके पास डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं, या पहले ज़्यादा स्पीड थी बाद में कम हो गई तब लगाया जाता है माइनस। तो माइनस में वैल्यूज़ बेसिकली नहीं होती। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास कैसी कि लेंथ है माइनस में नहीं होती, डिस्टेंस है माइनस में नहीं हो सकता, नॉर्मल रिएक्शन है माइनस में नहीं हो सकता। तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम माइनस प्लेस करवाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात को मुख्तसरन करते हैं। R की m2 की वैल्यू 10.2 है, G की वैल्यू जो है 9.8 है। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो होपफुली आंसर क्या आ जाएगा? 99.96 न्यूटन। चेक कर लीजिएगा बेटा। और यहाँ पे आपका जो है वो 3.10 न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, कर लीजिएगा आप लोग लाजमी। आई होप सो कि क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा।